नमस्कार। बड़े झटकों वाला साबित हुआ है। एक तरफ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर मामला चलाने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से रोक दिया, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर भी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। वहीं संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक बार फिर भरे गुस्से में बीजेपी को फटकार लगाते हुए दिखे और वहीं आज मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक नए तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। इन सब के बीच मणिपुर से आए अलग अलग तबकों के प्रतिनिधियों के एक दल ने आज संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात की और आईसीआईसीआई बैंक के कर्मियों के एक दल ने भी अपने ऊपर हो रहे अन्याय की पीड़ा राहुल गांधी से साझा की है, राहुल गांधी को सुनाई है। राहुल गांधी से पहले भी कई समुदायों के लोग मिलते और अपनी पीड़ा को बांटते रहे हैं, लेकिन जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से ऐसे पीड़ित लोग संसद भवन में आने लगे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग तबकों के लोग राहुल गांधी से मिलने संसद भवन आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, खासकर तब जब संसद की कार्रवाई चलती है। कभी किसानों का दल, कभी आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार, सामाजिक संगठन, इन सब से जुड़े हुए लोग जो हैं वो या सरकारी और निजी कर्मचारी सब राहुल गांधी के पास पहुंचकर अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है या नहीं समझ रही है, इसीलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पास जाना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो काम नहीं कर सकता जो सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री वो काम कर सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग अगर नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में परेशानियों का आलम जो है वो बहुत न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बनकर के काम कर रही है। आपसे असहमत हैं तो आप पे एफआईआर है, तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अब आप जो है संविधान के अपने हाथ में लेकर आए हैं और आज जब से फैसला हुआ तो यहां इमरान प्रतापगढ़ी माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको किसी की बात अच्छी ना लगे फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी कुणाल कामरा का मामला चल रहा है और कुणाल कामरा वाले मामले में हमने यही देखा कि कैसे उनके व्यंग से सरकार ने विफर कर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे और उनके लोगों ने कैसे तोड़फोड़ की। एक तरफ संविधान के तहत दिए अधिकार हैं और दूसरी तरफ मोदी उन अधिकारों को कुचलने को तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के रहते ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर संसद में दहाड़ते हुए सरकार को चेतावनी दे दी है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे यहां एक दबाव की राजनीति, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो जरूरी भी है, बहुत जरूरी है सत्ता पक्ष के ऊपर, अगर यह न रहे तो सत्ता पक्ष तानाशाही की ओर बढ़ जाता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं तानाशाही की शुरुआत कहां से होती है। लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा संगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे, अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता और संविधान जब परमिशन नहीं है ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के
उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो, लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं वो बात दोहरा के असत्य बात को सत्य करना चाहते हैं। मैंने तो आपको बोला मैं कि आपका समर्थन करता, आप जो बोले स्टेटमेंट उसका मैं था, लेकिन मैं ये कहा कोई भी सदस्य हो, चाहे वो दलित हो, स्वर्णीय हो, दूसरा कोई भी हो, लेकिन क्या आप कानून अपने हाथ में लेके उस सदस्य का घर बर्बाद कर सकते हो? और एमपी की सुरक्षा होना चाहिए, ये मुद्दा है। कोई भी रहे, एमपी की सुरक्षा होना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे और कैसे यहां अधिकारों का हनन हो रहा है। विरोध का अधिकार या अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अगर किसी की बात पसंद ना आए तो कानूनी तरीके से उसका जवाब दिया जाता है, कानून हाथ में नहीं लिया जाता। इतनी सी बात सरकार समर्थकों को समझ नहीं आ रही है, बल्कि अब तो सरकार को इस बात से भी आपत्ति है कि वक्फ संशोधन के खिलाफ, यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करने का तरीका क्यों अपनाया। वैसे इस आह्वान पर पूरे देश में साथ मिलता हुआ दिखा। पटना में सड़क पर बैठकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए, अलग अलग जगहों से, पूरे देश भर से ये तस्वीरें, पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन, ये शुक्रवार का दिन जब रमजान का महीना और उसमें भी आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है मुस्लिम जमात में। और लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर चूंकि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन जो है वो तेज करने की इरादे से और कई जगह अलग अलग कानून थोपा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप सड़क के किनारे या पब्लिक प्लेस में नमाज अता नहीं करेंगे, न ही छतों पे आप जाएंगे। खासकर संभल में ये सारे फरमान दिए जा चुके हैं। तो इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन में ये तमाम चीजें जो हैं वो आप देख रहे हैं, काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन भी और साथ साथ नमाज अता करना भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है, और इसी मसले पर क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तमाम लोगों जुम्मे की नमाज के दिन वो वक्फ बिल जो है 2024 उसके विरोध में बाजू में काला पट्टी लगा कर आए या फिर काला कपड़े पहन कर आए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर ये एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो हमने आज पूरे मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि चूंकि हम इस सिलसिले में कई कोशिशें कर चुके हैं, हमने जो है सरकार को मेमोरेंडम दिया है, हमने जो है जेपीसी के साथ मुलाकात की है, जेपीसी को 5 करोड़ के करीब हमने ईमेल भेजे हैं मुसलमानों ने। इसके अलावा हमने जेपीसी के साथ में कई उसमें मुलाकातें की है, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। और हमने बहुत क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट वक्फ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि कैसे कैसे ये हड़प करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो हमने जंतर मंतर में धरना दिया, हमने 26 तारीख को जो है पटना में धरना दिया, हम 29 तारीख को जो है वो विजयवाड़ा में धरना दे रहे हैं। जाहिर है कि लोकतंत्र के अंदर यह भी एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का कि आप काली पट्टी लगा कर आए। तो इससे एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि ये पूरी कम्युनिटी जो है इस बिल के खिलाफ है। तो आप सुन रहे थे, और यहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपनी बात रखी है इसी मसले पे। आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। बर्क साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में हैं और सदन से, सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए, अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इधर इकरा हसन ने भी बता दिया है कि देश में माहौल कैसा बना हुआ है। ये जरा सुन लेते हैं इकरा हसन को। सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से पहली बार चुन के आई हैं, यंग सांसद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको भी सुनना। ये जरा सुन लेते हैं। नमाज कहाँ पढ़नी और कहाँ नहीं पढ़नी? जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत खोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती है, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त को लेकर तो ये थी इकरा हसन जो अपनी बात रख रही थी। तो दोस्तों, ईद से पहले मुसलमानों को जबरन दबाव में लेने की कोशिश में बीजेपी लगी थी, जिससे सौगाते मोदी की सारी पोल खुल गई है। सौगाते मोदी आप जान रहे होंगे, 32 लाख मुसलमानों के बीच एक ईद के मौके पे सौगाते मोदी के नाम पर एक पैकेट जिसमें गिफ्ट पैक वो पहुंचाने की कोशिश, और बीजेपी का कहना था कि ये गरीब मुसलमानों के बीच हम पहुंचाएंगे, लेकिन गरीब मुसलमान हो या पसमानदा मुसलमान हो, कोई भी हो, पोल तो खुलती ही है और ये पोल खुल रही है। खासकर सरकार की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार और खासकर मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वहीं अब बिहार चुनाव से पहले मुसलमानों का विरोध और वक्फ संशोधन बोर्ड अधिनियम जो है वो पारित कराने की जो जिद मोदी सरकार का है, वो क्या बेड़ा गर्क कर देगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच राहुल गांधी एक अलग अंदाज में अपनी मीटिंग जिससे शुरुआत मैंने की थी, संसद के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक नहीं, आईडीबीआई बैंक के लोगों से, उनके कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी। इस मसले पे कुछ बातें भी हुई हैं मुलाकात के साथ साथ। आइए जरा सुन लेते हैं क्या बातचीत चल रही है, एक छोटी सी वानगी, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी को इन सब के बीच क्यों लेके आया हूं, ये भी आपको हम समझाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे। सुनते हैं पहले यहाँ क्या चल रहा है। Government is in the process of privatization IDBI. The technical bidding part is over. The process has been initiated by the DIPA. Technical part is over. Now financial bids are likely to be released. There were 3 contestants who want to buy the bank. One is Kotak Mahindra Bank. Another is Fairfax from Canadian Citizen. Third is Dubai-based financial conglomerate, which they want to take the bank. And maybe after 5 years, that is lock-in period, they will exit, and some crony from India, mainly either Ambani or Adani, they will buy the bank, because as of the day they doesn't have ownership of the bank. Go ahead. One is 51% of the capital. It is already breached. Now they want to privatize, handing over the public sector to the private sector. Employees and officers will be very much affected. Earlier it was a department making bank, it sought to be handed over on a platter to private monopoly capital. It is our money, it is being handed over to private sector. That is number one. It is not in the interest of the nation. Number two, it is not against the interest of the people. Because reservations will go, no BC, no A. then at some point we'll chronologically whatever just now I have said. तो राहुल गांधी को आप देख रहे थे, ये आईडीबीआई के कर्मचारियों से, वहाँ के वर्कर्स से मुलाकात करते हुए प्राइवेटाइजेशन की बात और कैसे इन लोगों की परेशानियां हैं उन सबको साझा करते हुए वहाँ के पुराने लोग। लेकिन राहुल गांधी से ये लोग क्यों मिल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का झटका और इधर राहुल गांधी की मुलाकात उन लोगों से जो लोग परेशान हैं और वो सरकार से उम्मीद अब छोड़ चुके हैं, वो राहुल गांधी के पास पहुँच रहे हैं। आखिर क्यों? चलिए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस बीच देश भर के जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, अभी 2-3 दिन बाद ईद है और उससे पहले ये काली पट्टी बांधकर देश भर के मुस्लिम लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जगदम्बिका पाल ने कहा है कि
ये ट्रेड यूनियन की तरह काम कर रहे हैं? क्या विरोध प्रदर्शन करना ट्रेड यूनियन की तरह काम करना है? दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ट्रेड यूनियन के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? सवाल कई हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सरकार को वो परेशान करता है, आपकी बातें परेशान करती हैं, आप परेशान कर रहे हैं, शायद ऐसा है। चलिए, मेरे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें रख चुका हूं, इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां से लेकर तमाम मुस्लिम नेताओं के भी बयान आप सुन लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले पर अपनी बात कहना चाहता हूं, जो इमरान प्रतापगढ़ी के मसले पर आया है। देखिए, ये कविता थी, अहिंसा को प्रेरित करती हुई कविता थी, और इसको FIR में तब्दील किया गया कि ये हिंसा भड़काने वाली FIR। सुप्रीम कोर्ट आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। क्या करें, रुक जाते हैं, तब थोड़ी रुक जाते हैं। हाँ, दोबारा आते हैं। जरा प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं, तब तक आपके पास फिर आता हूं। प्रशांत जी, देखिए, लाइन पहले पढ़ता हूं इमरान प्रतापगढ़ी की। ए खून के प्यासों बात सुनो, ये खून के प्यासों बात सुनो से दिक्कत हुई और गुजरात में FIR हो गई। ये पूरी कविता पंकज जी ने सोशल मीडिया पर डाली थी कई दिन पहले, जब वो बात हुई थी तब। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे आपत्ति करने वाले जो लोग हैं उनको ये कानून है, ये मंद बुद्धि लोगों के लिए नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कानून ये उन लोगों के लिए नहीं जो बहुत असुरक्षित महसूस करते हो, कि किसी की बात को अपनी आलोचना समझते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूती के साथ इमरान प्रतापगढ़ी की जो कविता है वो उसको डिफेंड किया, उनके अधिकार को, मौलिक अधिकार को डिफेंड किया कि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और यही मामला कुणाल कामरा का है। तो जो भी व्यंग, जैसे अभी आपने शुरू में ही कहा कि व्यंग बहुत सरकारों में होते रहे हैं। इंदिरा गांधी तो RK लक्ष्मण की प्रदर्शनी कार्टून, अब उनके इंदिरा गांधी के ऊपर बने कार्टूनों पर प्रदर्शनी देखने गई थी। जवाहरलाल नेहरू तो एक छद्म आर्टिकल लिखते थे जिसमें अपनी आलोचना करते थे, एक सूडो नाम से, चाणक्य नाम से। तो और आप ये देखिए कि कॉमेडियन 2014 से पहले क्या कर रहे थे। ये कॉमेडियन 2014 से पहले नरेंद्र मोदी की कॉमेडी नहीं कर रहे थे, ना एकनाथ शिंदे कर रहे थे, वो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कर रहे थे। आप बताइए कि कोई मनमोहन सिंह की दो टर्म की सरकार में, 10 साल की सरकार में, क्या एक भी कॉमेडियन के ऊपर FIR हुआ? कोई एक भी जेल गया? तो ये जो सत्ता के खिलाफ जो सत्ता में होगा, कॉमेडियन उसी को टारगेट करते हैं। सत्ता के पक्ष में बात रखने वाले लोग तो ये गोदी मीडिया कहलाते हैं। जो अभी जिसके पास कोई कला है, जिसके पास कोई हुनर है, जिसको अभिव्यक्त करना आता है अपने आप को, जो कविता लिख सकता है, जो शायरी लिख सकता है, वो हमेशा ताकतवर के खिलाफ ही शायरी लिखेगा। सत्ता के पक्ष में कविताएं लिखने वालों को तो इतिहास में भाड़ कहा गया है। तो ये गोदी मीडिया का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो झटका दिया है इनको, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सीधा पहली बात, गुजरात का मामला। और कोई भी हमारा दर्शक इस बात को समझ सकता है, जितने लोग भी देख रहे हैं,
कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी की कविता में ये अल्फाज आ रहे हैं, खून के प्यासों बात सुनो, तो वो किसके लिए कही गई होगी और क्यों गुजरात पुलिस इतना उतावली हो गई और FIR कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से जो दिक्कत आ रही है, इसीलिए आप देखिए कि जो जज का मामला, जस्टिस वर्मा का मामला, उनके घर जो कैश मिला और आग लगी उनके घर में और बोरों में नोट मिले, वो पूरा मामला उनके ऊपर ना जाकर उनकी इंक्वायरी की किस मामले में पैसा मिला, किसने दिया है, पैसा कहाँ था, कैसे आया, आग कैसे लगी, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पे हमला हो रहा है। और इसकी अगुवाई कर रहे हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को दबा के रखना है, सारे इंस्टीट्यूशंस को दबा के रखना है, कोई भी विरोध का स्वर कहीं भी उभरे ही ना। लेकिन विरोध के स्वर तो उभर रहे हैं, इनके अपने कैबिनेट में उभर रहे हैं। जब मेरठ के पुलिस अधिकारी ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर कहा कि हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, तो जयंत चौधरी का बयान आया कि वो ये तानाशाही फैसला है, ये उन्होंने कहा जी। तो विरोध के स्वर तो उभरेंगे। और पुलिस को अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबक लेना चाहिए कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। और मेरठ में जिस पुलिस वाले ने किया है काम कि वो पासपोर्ट को कैंसिल कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि पासपोर्ट पुलिस इशू नहीं करती है, और पासपोर्ट, और उनको पढ़ना चाहिए मेनका गांधी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेनका गांधी पर, वो पासपोर्ट के मसले पर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को डिफाइन किया है जी। तो बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि ये फंसे हुए हैं। और दूसरी बात देखिए, जो अपोजिशन ने मांग उठाई है कि जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कल भी ये बात रखी की थी, यहाँ पे हमने रखी थी कि जो नए टैरिफ 3 अप्रैल से लागू हो जाएंगे ऑटो पार्ट्स पे, वो ऑटो पार्ट्स का जो मार्जिन है उसको समझ रहे हैं हम लोग कि 12.5-13% मार्जिन पे ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री काम करती है भारत की। अब नए टैरिफ के बाद वो 1.25% रह जाएगा जी। कैसे सस्टेन करेगा वो बिजनेस। तमाम जो बेरोजगार बनेंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बेरोजगारों के लिए कह रही है कि उनको अब आकांक्षी युवा कहा जाएगा। तो बाकी प्रदेशों के जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो सरकारें काम करेंगी, और जो बीजेपी शासित प्रदेश है ये आकांक्षी युवा कहलाएंगे, और ये इसी तरह से इनका जीवन यापन रहेगा। तो ये सोचना चाहिए, हमारे युवाओं को भी सोचना चाहिए कि आपको क्या सरकार दे रही है। टैक्स आप देते हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको नौकरी और रोजगार मुहैया करवाए, ऐसी आर्थिक नीतियां लगाए कि आपको रोजगार मिले। वो नहीं हो रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी के अलावा देश में और भी नफरत और तनाव, ये दोनों भी बढ़ता हुआ बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं, अपनी बात आगे बढ़ाइए। और इमरान प्रतापगढ़ी पे आप अपनी बात रख रहे थे। जी बिल्कुल, प्रशांत जी ने भी रखी है। मैं थोड़ा सा एक दूसरे एंगल पर आता हूं कि देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कविता लिखी उस पर जो FIR हुए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाई है कि FIR जो है छान करके समझ करके आना चाहिए। लेकिन क्या गुजरात हाई कोर्ट को बख्श दिया जाना चाहिए? गुजरात हाई कोर्ट ने FIR के खिलाफ अपील को ठुकराया, तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताने का अवसर है। क्या एक ही बिरादरी के तो आप नहीं बोलेंगे गुजरात हाई कोर्ट पर? गुजरात हाई कोर्ट ने आखिर क्यों ऐसा किया कि उस याचिका को खारिज कर दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये देश के लिए, मतलब हिंसा के लिए नहीं, अहिंसा के लिए लिखी गई कविता है। ये बात न पुलिस को समझ में आ रही है, न गुजरात हाई कोर्ट को समझ में आ रही है। तो एक पहलू ये है कि ये वक्त आ गया है
जब ऐसे जजमेंट्स जो निचली अदालतों से आते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले कि यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी बची है, हम बोल करके खुश हो रहे हैं, लेकिन राजीव जी अभिव्यक्ति की आजादी इस केस में बची नहीं है। जब एफआईआर हो गए, हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हाईकोर्ट हमारी याचिका खारिज कर रहा है और हम सुप्रीम कोर्ट में आकर के हमें कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी आपकी हम बचा रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी बची नहीं है। इतना झेलने के लिए हम थोड़े तैयार होंगे? आम जनता कौन तैयार होगा? क्यों लिखेगा ऐसी कविता, क्यों पढ़ेगा ऐसी कविता, क्यों करेगा कॉमेडी? भाई जब केस ही दर्ज होना, एफआईआर ही होना, हाईकोर्ट भी नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, कौन लड़ेगा इतनी लड़ाई? ये अभिव्यक्ति की आजादी यहां कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये बात मैं बहुत शोर करके बोलना चाहता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पर। दूसरी और एक बात, एक और घटना जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन खत्म होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की तारीफ की है, यह बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम आने वाले समय में कोई खालिस्तानी नहीं कह पाएगा, कोई आंदोलन को देश विरोधी नहीं कह पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से एक तरह से रक्षा मिलती है, सम्मान मिलता है जगजीत सिंह डल्लेवाल के आंदोलन को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब यह कहता है कि हमें भी मालूम है कि कौन लोग आपकी मांग को पूरा करने देना नहीं चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट जब मालूम है तो संवैधानिक उपचार क्यों नहीं करता? यह भी बड़ा सवाल है। अब 4 महीना 11 दिन अनशन रहना, अनशन पर, और उस अनशन का टूटना आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब ये जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन तोड़ने की घोषणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। और उस अनशन, वो अनशन बिना किसी मकसद के, मतलब नतीजे के खत्म होता है। मकसद तो पूरा जरूर होता है, कोई आंदोलन कभी विफल नहीं होता। ये 2 घटनाएं आज सुप्रीम कोर्ट के चौराहे से महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख किया जाना जरूरी है। इसके बाद जो राजनीतिक विषय जो आपने उठाए, राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे बहस कर रहे, वो भी संविधान को बचाने की बहस है। जिस भाषण को, रामजी लाल सुमन के जिस भाषण को संसद ने स्पंज कर दिया, माने उसको कार्यवाही से बाहर निकाल दिया, उस भाषण पर आप सत्ता पक्ष को उनकी आलोचना करने के लिए पूरा मौका दे रहे हैं। और जब यह कहा जा रहा है कि उनके घर में आग क्यों लगाई गई, ये तोड़फोड़ क्यों मचाई गई, तो उस विषय को दबाया जा रहा है। क्या आज जब योगी आदित्यनाथ रो रहे थे संसद में, उस समय स्पीकर ने क्या उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की थी? तब स्पीकर खड़े हुए थे कि हम संसद, एक सांसद के अधिकार के लिए हम खड़े होंगे। तब क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को भी डिटेन किया गया था, अपने साथ बदतमीजी की बात कर रहे थे। आज एक सांसद के घर में, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के आगरा में मौजूद रहते हुए एक सांसद के घर में तोड़फोड़ होती है, और उस पर संसद में जब बात हो रही होती है तो कानून मंत्री, केंद्रीय रिजिजू जी जो संसदीय मंत्री हैं, वो जब इस किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी जब बोल रहे होते हैं, तो ये कभी नहीं बोलते कि एक सांसद के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उसके घर पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। क्या आप तोड़फोड़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई कानून तोड़ रहा है, उपद्रव कर रहा है, और आप बोल रहे हैं वो ऐसा बोला तो उसको सही सजा मिली, या हम चुप रहेंगे? जब रामजी लाल सुमन सही बोले, गलत बोले, ऐतिहासिक रूप से सही है, गलत है, ये विवाद का विषय हो सकता है, उन्माद का विषय नहीं हो सकता। लेकिन इसको उन्माद का विषय बनाया जा रहा है, उपद्रव किया जा रहा है, और हमारी संसद मौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी वही बात है कि आप कहां तक अराजक राजनीति को, जो राजनीति अराजक हो गई है कि आज अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले को होने देती है और उसका समर्थन करती है, उसको नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है हमारे सामने चिंताजनक रूप से पेश है। जी राजीव जी, बिल्कुल बहुत चिंताजनक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, चिंताजनक है, और इस पर विमर्श होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी, और राणा सांगा से लेकर तमाम मसलों पे वहां पर काफी आज गहमा गहमी का आलम था संसद के अंदर, और दूसरी तरफ आप देखिए संसद के बाहर इमरान प्रताप गढ़ी बहुत ही खुश होते हुए और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे थे।
और साथ साथ किसानों का मामला हो या और भी कई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई थी वो मामला हो, इन सब मामलों पे क्या कहेंगे आप? क्या कुछ है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राजीव जी, एक तो आज जो राज्यसभा में हुआ बहुत ही ज्यादा कहा जाए वो संविधान के ऊपर ही एक तरीके से प्रश्न चिन्ह वहां खड़ा हो गया, और इसलिए खड़ा हो गया कि अगर सभापति महोदय आए और आते ही अपनी बात रखना शुरू कर दें और फिर ये कहें कि भाई सबका सम्मान करना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए, मतलब उसकी सांसद की भी रक्षा करनी चाहिए, तो आखिर ये सभापति को आते ही कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी, इस पर भी राजीव जी प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि कहा गया कि भाई जब वो कार्रवाई से निकाल दिया गया था तो इस पर सभापति को अपना वक्तव्य क्यों देना पड़ा, और फिर आपने राधा मोहन दास अग्रवाल को क्यों अनुमति दी कि वो इस पर अपनी बात रखे, और उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और वो तो सभापति की बात का ही समर्थन कर रहे थे, उस पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो हल्ला मचा रहे थे। इसी तरीके से जब प्रमोद तिवारी ने बात रखी और उन्होंने कहा कि हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऊधम मचाया। तो इस पर सवाल उठा कि भाई आप जो है राणा सांगा का सम्मान करना नहीं चाहते। और इसके बाद राजीव जी जिस तरीके से किरण रिजिजू उठ के खड़े हुए और उन्होंने जो बातें रखी, इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है वो एक तरीके से, और कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो रामजीलाल सुमन के साथ जो बर्ताव हुआ, उनके घर पे जो हमला हुआ, उसके साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है राजीव जी। एक तो ये हुआ। दूसरा जो इमरान प्रतापगढ़ी का मसला है राजीव जी, उसमें प्रेम कुमार जी अभी उसमें अच्छे तरीके से बातचीत रख रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात हाई कोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाई है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को छोड़ दिया हो, और जो कहा है राजीव जी हाई कोर्ट को लेकर के, वो ये कहा कि न्यायालय भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। कभी कभी हम न्यायाधीशों को बोले गए या लिखे गए शब्द पसंद नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम न्यायाधीशों का भी संविधान और संबंधित आदर्शों को बनाए रखने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सबसे आगे रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का परम कर्तव्य है कि संविधान और संविधान के आदर्शों का उल्लंघन न हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर भी सख्त टिप्पणी ये की है, और पुलिस के ऊपर तो टिप्पणी की ही की है कि पुलिस अधिकारियों को पढ़ना चाहिए और संविधान में क्या लिखा है अपनी संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। तो एक तरीके से राजीव जी ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फटकार जो गुजरात हाई कोर्ट को लगी, गुजरात सरकार को लगी, गुजरात पुलिस को लगी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की जो बात की गई, और फिर यह भी कहा गया कि व्यंग्यकार, कवि और लेखक जो है इसका सम्मान करना चाहिए, और इनके विचारों से जो है कमजोर लोग जो आहत हो जाते हैं, जो ये समझते हैं कि इनके विचारों से उनकी सत्ता को खतरा है या उनकी कुर्सी को खतरा है, तो उनके विचारों से इनके विचारों का जो है वो पैमाना तय नहीं किया जा सकता। तो बहुत सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज रही हैं, लेकिन सवाल यही है राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जो है कितना सरकारों के कान पे जूं रेंगता है इसको लेकर, और क्या आगे से ये काम बंद हो जाएंगे। और अगर गुजरात हाईकोर्ट को इस तरीके के फैसले दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसकी मजम्मत भी कर रहा है, तो आगे से ऐसे जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं वो किस तरीके से आगे इस तरीके के फैसले देंगे। क्या उनकी भी कोई कार्यशाला लगेगी, उनको भी संविधान पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, यह भी राजीव जी एक सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ रख रहे हैं। जरा आना चाहता हूँ पंकज जी के पास। पंकज जी, गुजरात हाई कोर्ट और उसको भी फटकार, वहाँ की जो स्टेट मशीनरी है उसको भी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक अलग अंदाज में आज इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है अगर हम अपने आइन को देखते हैं, अपने संविधान को देखते हैं। और वैसे में यहाँ पर चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कुणाल कामरा हो, हर तरफ आप देखिए कहीं ना कहीं कोई तोड़फोड़ करने जाता है तो कोई एफआईआर पर एफआईआर दर्ज करता है। राहुल गांधी पे 27 एफआईआर केसेस चल रहे हैं। आप बिल्कुल विपक्ष को दबा दीजिए, लेकिन जरा समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर है क्या इस पूरे मामले में, इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में, और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे थे वो कितनी दूर तक जाएगी ये बात? देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होती है वो कोई नए नियम नहीं बनाती है, वो जो मौजूदा कानून है उसकी व्याख्या करती है। इस पूरे मामले में जैसा अमलेंदु जी ने बताया, मैंने आपको एक और शेयर भी किया है, देखिएगा
कंप्लीट ऑर्डर, वही उसी ऑर्डर और उसमें जो शेर है मैं जरा पढ़ के सुना देना चाहता हूं, जो उन्होंने लिखा है, जो बोला है वो पढ़ के सुना देना चाहिए, या आप पढ़ के सुना दे तो आप सुना दीजिए। यह मेरे सामने है, मैं लिखा हूं उसको, है ना। वो शेर है, एक खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा लेंगे। गर शम्मा गिरिया आतिश है, हर सह वो शम्मा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, हाँ जी हाँ, हर गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद को, उस रब की कसम हंसते हंसते इतनी लाशें दफना देंगे। ये खून के प्यासे बात सुनो, जो सब्र से मिलती है कुव्वत, वो जब्र में किसने पाई है। ये सूले चमन से आजादे खिजा, पल दो पल की अंगड़ाई है। 2-4 बरस खिल जाओ, हाँ कब्र में वो तन्हाई है। हर बाग तेरा सूना होगा, सैयादों की रसवाई है। ये एक निहायत निजी प्रोग्राम था, किसी की शादी में गए हुए थे, वहां उन्होंने पढ़ा और वहां उसको किसी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। उसके बाद में गुजरात में एक संगठन है आरएसएस का, उसने बाकायदा रिपोर्ट लिखाई कि ये लोगों को भड़का रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के ऊपर इसका पूरा इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसको नहीं माना। और गुजरात हाई कोर्ट तो बिल्कुल गुजरात हाई शाखा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो राहुल गांधी के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से डंडा बजाया था, जब राहुल गांधी वाले मसले में भी यही हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद में जब हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, तो आज से 2 महीने पहले, लगभग 1.5 महीने हुए होंगे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। और गिरफ्तारी की रोक लगाते समय भी उन्होंने कहा था कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग और कला साहित्य मनुष्य के जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं और इसमें थोड़ा सा हमें लिबरल होना चाहिए। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसका मूल आधार हमारे पूर्व चीफ जस्टिस CY चंद्रचूड़ का एक फैसला था। वो उस समय महाराष्ट्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उसके अंदर इस तरीके की बात की थी। और इस फैसले से को मजबूत करते हुए, उसकी अच्छी व्याख्या करते हुए उन्होंने इमरान जी को इस FIR से मुक्ति दी। असल समस्या ये है कि यही बात, कोई भी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संत, सन्यासी, बाबा, बैरागी, MLA, MP कहते हैं तो उसको गौण कर दिया जाता है। लेकिन चंपू मीडिया दूसरे लोगों की कही बात को इस तरीके से फैलाता है जैसे कि इस देश पे न जाने क्या एक तबाही मंडरा रही है। कुणाल कामरा का मामला हो, देखिए कुणाल कामरा के मामले को तो आप देखिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर चाइना वार के बाद में भाई महावीर ने, नेहरू जी ने बोल दिया उस जगह पे तो हमारे कुछ उगता नहीं था, तो भाई महावीर पार्लियामेंट में कह रहे हैं आपके सिर पे कुछ नहीं उगता है तो क्या उसको चाइना को दे दें? जी। और नेहरू जी कुछ नहीं कह रहे, कोई विशेषाधिकार हनन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की 2500 घटनाएं अभी, यानी ऐसा नहीं 2014 तक यही शेखर सुमन के शेखर सुमन ही है वो बिहार का जो है, वो अलग अलग पार्टी बदलता रहता। उसके शो में मैंने देखा कि एक मनमोहन सिंह बने हुए और एक सोनिया गांधी बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि तुम अब मुंह खोल दो, अब तुम बोलने लगो, तुम अब ये बोलो। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोगों ने उसका आनंद लिया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अब तो हर कोई चीज देशद्रोह हो गई है। उसको आश्चर्य लग रहा है कि ये देशद्रोह। देखिए ईमानदारी की बात है कि प्रेम जी की बात से इस चीज से सहमत हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कर दिया वो मैं, आप या आम हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। हमारी औकात नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, हमारी औकात नहीं कि हम हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकें। एक खर्चीले होते हैं और थोड़े से बहुत सारे जो कोर्ट है आजकल वो तो राजनीतिक कोर्ट है। जब उनके ऊपर कोई विपत्ति होती है तो कुछ एकाध एंटी सरकार फैसला देते हैं, वरना दुर्भाग्य है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश लोग ब्राउन पतलून हो चुके हैं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके देख लीजिए, लोग बता देंगे
यार इसकी कोर्ट में हमको अर्जी नहीं लगाना क्योंकि ये तो इसका डिसीजन नहीं होगा, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात से आए हुए हैं, तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन आपको बताएं कि हम आज का दिन कितना खूबसूरत है, इस दोनों चीजों को मैं मिलाना चाहता हूं। आज की तारीख पे 78 साल पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आखिरी जुमा था रमजान का। और आज के दिन एक उस आजादी को एक दिशा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम इसके लिए थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। और पता नहीं वो खुशी आम आदमी तक आते आते कहां छट जाएगी, प्रेम जी की जो चिंता है वो लाजमी है। देखिए, संसद, अदालत, इन सबकी गरिमा को, इन सबके अधिकारों को इस तरीके से कुचल के आम लोगों की निगाह में बना दिया जाए कि ये कुछ है ही नहीं, ये एक आरएसएस का मूल सिद्धांत रहा है। और आरएसएस इसी तरीके से हर संस्था की, संसद की, विधायी संस्थाओं की, कार्यपालिका की, सबकी गरिमा को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी निष्पक्षता को चौराहे पे खड़ा कर रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला एक जज के यहाँ नोट मिलने का नहीं है। जितने नोट यशवंत वर्मा के यहाँ मिले उतने नोट तो अभी रंजन गोगोई राज्यसभा में बैठ के 1 नंबर में तनख्वाह के रूप में ले चुके होंगे। वो भी रिश्वत ही है, वो कोई अलग नहीं है ना। ईडी का जो डायरेक्टर है संजीव मिश्रा, जो सबको मालूम था, कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की थी कि ये आदमी विद्वेषपूर्ण विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार बना दिया। तो ये जो संस्थाओं को कमजोर करने की बातें मैं शायद इस प्रोग्राम में बोला, आज मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि 2007 में कराची में सिंध विधानसभा के स्पीकर में और जर्मनी के कॉन्सुलेट जनरल, हम सब लोग साथ में बैठे थे एक प्रोग्राम के बाद में। तो उनसे मैंने जब बोला कि आप एक चीज बताइए, वो हुआ क्या, वो अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने भाषण में 2 बार चर्चा की इंडिया की, Y2K को लेकर चर्चा की, यहाँ के युवाओं के कंप्यूटर नॉलेज को चर्चा की इस पर। तो मैंने उनसे बोला, मेरा मतलब एक जिज्ञासा है कि सन 47 में जब मुल्क आजाद हुआ तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी आर्मी, हमारे संसाधन और हमारे लोग एक साथ विभाजित हुए, सभी समान थे। आप कहां रह गए, हम कहां आ गए। तो उन्होंने बोला, असल में आपके पास नेहरू था और नेहरू ने बहुत सारे विभाग बनाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि पाकिस्तान में आज की तारीख में भी किताबों को लेकर एक ही इदारा है, उसका नाम है पाकिस्तान बुक फाउंडेशन। वो वहां की टेक्स्ट बुक का काम भी करता है, लिटरेचर का काम भी करता है, जनरल बुक्स का काम भी करता है। और उन्होंने बोला, आपके यहाँ देखिए अलग अलग इदारे हैं, कोई एकेडमी के रूप में है, कोई ट्रस्ट के रूप में है, कोई एनसीईआरटी, कई बोला आपके यहाँ हर संस्था है, अलग अलग क्षेत्र में उसकी स्वतंत्रता है। हम लोग संस्था नहीं बनाए पाए, आपके पास नेहरू था जिसने संस्था बनाई और उनको काम करने की स्वतंत्रता थी। अब चूंकि क्या है कि पिछले 1 महीने से नेहरू जी बड़े आराम से हैं, और नेहरू जी को आराम देने का काम बड़ा समाजवादी पार्टी बड़ा अच्छा तरीके से करती है। पहले अबू आजमी ने औरंगजेब को लाया, नेहरू जी को थोड़ा आराम मिला। तो रामजी लाल सुमन ले आए अपने राणा सांगा को, तो थोड़ा नेहरू जी को आराम मिला। तो थोड़ा थोड़ा नेहरू जी को ये आराम मिल रहा है ना, तो ये नेहरू जी को याद दिलाते रहते, भैया नेहरू जी की बनाई संस्थाओं को हमको थोड़ा कमजोर करते रहना है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है नेहरू जी को आराम भी देना। साल भर थक जाते हैं क्योंकि बहुत उनके ऊपर बहुत बोझ है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। जी राजू जी, आना चाहता हूँ सुनील जी आपके पास। बहुत यहाँ एक गंभीर चर्चा और एक अलग अंदाज में हो रही है। सुनील जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे संसद का मामला हो, हर जगह कहीं ना कहीं एक पक्ष जो है वो सत्ता पक्ष, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो फंसती हुई दिखती रही है। और ऐसे में जो ये मुद्दे हैं, ये चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, राणा सांगा हो, औरंगजेब हो, या राहुल गांधी का मसला हो, कैसे इसको देखा जाए, कैसे क्लब करते हैं आप? और इन सब के बीच जो अब ईद है 2 दिन बाद, और आज
जुमे के दिन, वो भी अलविदा जुमे के दिन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लैक पट्टी लगाकर काली पट्टी के साथ आज विरोध प्रदर्शन के लिए नमाज अता किया गया। इससे दुखद और क्या हो सकता है? धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से दुखद बात है, लोग अपना त्योहार मनावे काली पट्टी बात करके, इसे दुखद बात क्या हो सकती है? सरकार के कामकाज के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है, लेकिन सरकार अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर के घुटने पर है। ये जो किट बट रहा है यह अनायास नहीं है, यह मोदी जी की जो सौगात बट रही है 32 लाख लोगों के लिए, ये सरकार मजबूर हुई है। जो जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते रहे हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो ये कहते रहे हैं कि आप अपना वोट अपने पास रखिए, हम बगैर मुसलमानों के भी चुनाव जीत करके दिखाएंगे। ये जिन लोगों को पाकिस्तान भेज रहे थे उनके यहाँ ये सौगात लेके जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको ये गोली मारने का नारा लगा रहे थे, उनके घर जिनको सौगात लेकर के जाना पड़ रहा है। सवाल है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सरकार घेरे में आएगी सड़क पर उतरने पर है, न्यायालयों से वो घेरे में नहीं आने वाली है। हाँ, न्यायालय के इस आदेश से इमरान प्रतापगढ़ी को राहत मिली जरूर, लेकिन सरकार को अगर घेरना है तब तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, जो इंडिया दल समूह उत्तर प्रदेश में उतरा हुआ है। सवाल इस बात का है कि अगर आप बात करते हैं कि सरकार या व्यवस्था नियम कानून से चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अगर राज्यसभा में आप लोकसभा में राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे और राज्यसभा में रामविलास सुमन को नहीं बोलने देंगे, भाई रामविलास सुमन के मसले पर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए थी अगर आपने उनके पूरे वक्तव्य को अभिलेखों से बाहर कर दिया है। तो अगर आपने अभिलेख पर चर्चा कराई, पीयूष गोयल को बोलने दिया, अग्रवाल साहब को बोलने दिया, किरण रिजिजू साहब बोलते रहे, विपक्ष के नेता ने ही बोला, और जब सभापति ने रामविलास सुमन को बोलने के लिए आमंत्रित किया तो बीजेपी के लोगों ने हंगामा शुरू किया। उस समय तो कोई पक्ष नहीं हंगामा कर रहा था, और बीजेपी का हंगामा शुरू होते ही सम्मानित सभापति जी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी 12 बजे तक के लिए। कौन नहीं बोलने दे रहा था? नियमों की उल्लंघना कौन कर रहा था? रामविलास सुमन ने कहा कि जो मैंने कहा है उस वक्तव्य में आप कायम हो। वह बात तो सदन के बाहर कह रहे हैं, सदन में तो अपनी बात कह नहीं रहे हो। अगर आप आधार बनाते हैं कि उनके बात को अभिलेखों से अलग कर दिया गया, ठीक है, जो चीज अभिलेख में नहीं है उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो जब आप उनको उसका उल्लेख करने की इजाजत सत्तारूढ़ दल को दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष भी करेगा। क्यों चर्चा हो रही है उस पर? अब सवाल यह है कि राणा सांगा के बारे में कौन क्या सोचता है, ये इतिहासकार तय करेंगे ना, कि सरकार तय करेगी? सरकार क्या डिक्टेट करेगी कि किस इतिहास के किस पात्र को आप क्या कहते रहिए, किस रूप में आप देखेंगे, और उसके बाद आप लोकतंत्र की बात करेंगे? और अगर आपको राणा सांगा की बात पे आपत्ति है तो आप जितने लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं, जितने लोगों ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप याद कर लीजिए रूपाला साहब ने छत्रियों के बारे में क्या कहा था। रूपाला साहब कोई अननोन चेहरा तो है नहीं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो बड़े नेता है, प्रतिष्ठित नेता है। उन्होंने क्या कहा छत्रियों के बारे में? कौन क्या था उनके यहां प्रदर्शन करने के लिए? किन लोगों ने उनके घर में आग लगाने की कोशिश की? तो रामविलास सुमन कोई बात कह देंगे तो आप उनका घर फोड़ने की तैयारी कर देंगे। रूपाला साहब कोई बात कहेंगे तो आप सांस नहीं लेंगे। तो आपको इसका मतलब कि आपको किसी से मतलब नहीं है। और जो बात कही विपक्ष के नेता ने कि दलित कोई बात को करेगा तो आपको आपत्ति हो जाएगी। अगर किसी भी, और अगर आप अंबेडकर के बारे में आपके लोगों ने क्या कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के भोपाल के तत्कालीन सांसद ने क्या कहा, कौन सी कार्रवाई की आपने? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के राष्ट्र नायक नहीं है? उनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है? जिन लोगों ने अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी है पूरे देश भर में, कौन सी कार्रवाई कर दी आपने के खिलाफ? रोज सुबह से शाम तक आप महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सुना बोलते रहते हैं, कौन कार्रवाई करेगा? राधा मोहन दास अग्रवाल ने ही जो बात कही है आज, उन्होंने कहा कि इरविन और गांधी के समझौते को लेकर के, क्या वो सही तथ्य है? सही संदर्भों में आपने तथ्य रखा है?
और अगर आप राणा सांगा के बारे में बात करते हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि राणा सांगा को जहर किसने दिया, और यह भी बताना चाहिए कि किस लिए जहर दिया, उसकी भी चर्चा कर लीजिए। आप इतिहास की व्याख्या, राष्ट्र नायकों की व्याख्या आप अपने अनुसार करेंगे, जो मनाएगा वो करने लगेंगे आप। जो विषय आपका नहीं, सरकार का मैंडेट ये नहीं है। सरकार का मैंडेट है कि अगर किसी भी तथ्य के ऊपर, किसी भी नायक के ऊपर, किसी इतिहास के पात्र के ऊपर समाज में अगर कोई विद्वेष की स्थिति फैलती है तो आप उस संघर्ष को रोकेंगे। आप डिक्टेट नहीं करेंगे कि नहीं आप फला इस नायक को इसी निगाह से देखिए, आप इस नायक को आप इसी निगाह से। इतिहासकार तय करेंगे, इतिहासकार इस बारे में लिख चुके हैं। तो क्या करेंगे, जिन इतिहासकारों ने राणा सांगा के बारे में उन तथ्यों को लिखा है जो जिसका उल्लेख रामविलास सुमन कर रहे हैं, उनको क्या उनको फांसी की सजा दे देंगे आप? उनको दुनिया में जीने का अधिकार नहीं होगा। आपके परसेप्शन से असहमति रखने का अधिकार इतिहासकारों को और विद्वानों को नहीं होगा। सवाल सी बात है कि फिर अगर जो आप आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप लोकतंत्र के ऊपर हमला करना चाहते हैं, वो आरोप सही साबित है। आप असहमति को स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि वही बात कही जाए, वही बात सोची जाए, उसी लिहाज से इतिहास को देखा जाए जो आप चाहते हैं, और उसके बाद आप लोकतंत्र की दुहाई भी देंगे। कैसे चलेगा? आज लखनऊ में लोगों ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया, खूब कीजिए, आपका राजनीतिक हक है ये प्रदर्शन करना, लेकिन आप अखिलेश यादव घर में थोड़ा घुस जाएंगे, आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आग थोड़ा लगा देंगे। और अगर आपने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया तो कहां तक ले जाएंगे आप? यह पूरा का पूरा जो राणा सांगा का मसला है, मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी उलझ गई इसमें। जो खड़गे साहब कर रहे हैं वो बात महत्वपूर्ण हो गई है। बात यह है कि क्या रामविलास सुमन ने जो बात कही, वह बात उन्होंने संसद में कही, क्या उनको वह बात करने का हक है या नहीं है? और अगर उन्होंने कोई बात संसद में कही जिससे भारतीय जनता पार्टी सहमत है, तो उनको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या उनके घर पे हमला होगा? एक दलित नेता को सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महत्वपूर्ण हो गया। राणा सांगा के बारे में तरह तरह की बात है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। हम भी पढ़ते रहे हैं कि बहुत बहादुर योद्धा थे, आपको कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल योद्धा थे। लेकिन एक बात थोड़ी पकड़ के बैठ लेंगे। कोई इतिहासकार का उनके बारे में कुछ कहता है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और इस बिना पर आप तय नहीं करेंगे कि कौन किसने कह दिया। अगर क्षत्रियों के अपमान की बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, फिर रूपाला साहब का ही बयान आपको ध्यान में लेना चाहिए। और अगर आप रूपाला साहब की बात को आप ध्यान में नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ कोई आपके मन में आक्रोश नहीं है, तो यह बात ही मानी जाएगी कि दलित नेता के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं जी। और आप और विपक्ष अगर इस मुद्दे को लेकर बढ़ रहा है, वो ठीक है, वो भी तो राजनीति करेगा, क्यों नहीं करेगा? और राजनीति करना कोई पाप थोड़े है। तो जो बात इस समय इंडिया दल समूह ने राणा सांगा के मुद्दे को लेकर के कहा है, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी गिरेगी। इससे निकलने का तरीका उनके पास नहीं है। न्यायालय, तो आप सोचिए ना कि सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार आप इसी न्यायालय की स्थिति देखिए कि जो लोग यशवंत वर्मा को लेकर मामले को लेकर, आप यशवंत वर्मा के मामले को लेकर के पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल पैदा कीजिए कि अगर दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठता क्रम में दूसरे नंबर के न्यायाधीश के घर में इतने रुपए मिलते हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, तरह तरह 5 दिन 4 दिन तक आप उस मामले को दबाए रहते हैं, कोई अधिकृत बयान कोई नहीं देता, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो यह सवाल कि ये जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, कोई इंडिविजुअल का मामला थोड़े है ये। और अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब ये कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आप सवाल पैदा करना चाहते हैं, तो इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मिश्रा जी का निर्णय है, वो बयान नहीं है, जो उन्होंने एक महिला के साथ जो मामला था उसके बारे में उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की। वो माननीय न्यायमूर्ति जी कोलिजियम से थोड़े आए हैं, वो माननीय न्यायमूर्ति जी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित व्यक्ति हैं जी। जिस चयन आयोग की आप बात कर रहे हैं उसके प्रतिनिधि हैं, उसी आयोग से चयनित होकर के आए हैं, और उन्होंने लोअर जुडिशरी में विभिन्न पदों पर काम किया है। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद उनका एलिवेशन हुआ है हाई कोर्ट में। सवाल ये किसमें, अगर आप जो लोग कोलिजियम को खत्म करके सरकार के अधीन नियुक्तियों को मामला देना चाहते हैं, वह न्यायपालिका की आजादी के पक्षधर नहीं है। अगर आपको न्यायपालिका के ऊपर
न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त रखना है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की चाहत आपके पास है, तो आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कॉलेजियम का पूरा सिस्टम बहुत बढ़िया है, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, लेकिन पहली शर्त यह है कि न्यायपालिका में नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका से मुक्त हो, तब आप एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना कर सकते हैं। जो लोग इस तरह के विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्षधर नहीं है। बिल्कुल, सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है, एक दो मुद्दे कई मुद्दों पर घिरी हुई है, और इन मुद्दों पे वो सड़कों पे जो घेरने का काम किया इंडिया दल समूह ने, वो सबसे ताकतवर चीज जी। और भारतीय जनता पार्टी संसद के बाहर तमाम मुद्दों पर घिरी, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए वो औरंगजेब को ले आती है, राणा सागा के मुद्दे पर विवाद पैदा करने की कोशिश करती है, इरविन और गांधी के समझौते के ऊपर सवाल पैदा करती है। तथ्यहीन बातें। अब अगर राधा मोहन दास अग्रवाल बात करना चाहते हैं तो उनको पूरा तथ्य रखना चाहिए कि वो समझौता क्यों हुआ था। आप उन्होंने क्या कहा? आपने कि अपने महात्मा गांधी के ऊपर भी सवाल पैदा किया। तो मेरा अपना यह मानना है कि यह पूरा का पूरा विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की वो भी चुनौती। हाँ, एक बात जरूर यह है कि न्यायालय की प्रक्रिया में कोई किसी का शिकायत नहीं करता, और न ही कोई किसी के पास न्यायिक प्रक्रिया में मतलब टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी न्यायालय को लेकर के कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर दें, ये संभव नहीं होता। यही सवाल बड़े कई बार पैदा होते हैं कि साहब अकाउंटेबिलिटी का भी एक मुद्दा होना चाहिए कि अगर आपने कोई जजमेंट दिया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये जेरे बहस है, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है कि अगर लोअर जुडिशरी ने कोई आदेश पारित कर दिया तो हाईकोर्ट उस जज के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर देगा, उसके जजमेंट के ऊपर टिप्पणी करेगा, जजमेंट को लेकर। और यही होता है अपील में। जी, गुजरात न्यायालय के कामकाज के ऊपर तमाम तरह की टिप्पणियां होती रही। जी बिल्कुल, दोबारा आता हूं आपके पास। प्रशांत टंडन जी, जरा इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएं। एक तरफ ये जो विरोध प्रदर्शन ऐसा कि देश भर में चाहे वो सत्ता पक्ष के खिलाफ ही माहौल, किसानों का आंदोलन आप देख लीजिए, बेरोजगारी, और इस मसले पे भी छात्र जो हैं, छात्रों का संगठन वो है सड़कों पे। इंडिया गठबंधन अलग अलग ढंग से है, मजबूती के साथ कई जगहों पे नज़र आता है। राहुल गांधी की अपनी रणनीति चल रही है, उसी हिसाब से वो भी चल रहे हैं। क्या एक दबाव बनाने की स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई देती है आपको? या यहाँ क्योंकि एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, जो वक्फ बिल है उसको भी आप देखिए, वक्फ संशोधन बिल, उसमें भी विपक्ष जो है वो दबाव बना चुका है। जेपीसी में मामला गया और जेपीसी में भी विरोध हुआ, लेकिन यहां सरकार मनमानी कर रही है। मैं इस मनमानी पे आना चाहता हूं कि आखिर यह मनमानी का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। और इस ढंग से एक तरफ जब हम विरोध की बात देखते हैं तो विरोध भी चरम पे है। ऐसा नहीं है कि विरोध बिल्कुल बहुत ही सतही तौर पे, जैसा बता रहे थे सुनील शुक्ला जी, विरोध है, लेकिन मनमानी भी बहुत ऊपर है। तो ये जो ऊपर नीचे का मामला है, इससे तो देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में है, यह ना माना जाए। अनम्यूट कीजिए। मनमानी का कारण सिर्फ एक है, कॉरपोरेट और उसका मीडिया का सपोर्ट, और कोई दूसरा कारण नहीं है। जिस दिन ये ठीक हो गया, या जिस दिन इसको विपक्षी पार्टियों ने इसको समझ लिया और इसका कोई तोड़ निकाल लिया, तो ये मनमानी जो है बंद हो जाएगी। तो मनमानी का कारण, जो तानाशाही मनमानी चल रही है, वो ये है। ईडी, सीबीआई सबका इलाज है। आप देखिए पिछली सरकारें क्या, सीबीआई को तो यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिंजड़े का तोता है। तो हर सरकारें एजेंसियों को अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन जवाबदेही कैसे पैदा होती है? जवाबदेही पैदा होती है लोकतांत्रिक संस्थाओं से, और उसमें सबसे बड़ी संस्था जो है वो मीडिया है। विपक्षी पार्टियां अगर इस बात को समझ जाए कि 2014 की पहले की सरकारें क्यों कब्जे में रहती थी, क्यों तानाशाही नहीं कर पाती थी एक सीमा के आगे, और मौजूदा सरकार क्यों कर पा रही है, उस मीडिया की वजह से।
और विपक्षी पार्टियों के पास अब टेक्नोलॉजी की वजह से एक पूरा एक विकल्प तैयार है, जिस पे हम लोगों ने कल भी चर्चा की है और इस पे हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आपको डेमोक्रेसी को, इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको सारे हथकंडे जो संवैधानिक तौर पे उचित हो वो अपनाने चाहिए। विपक्षी पार्टियां उस ढंग से नहीं काम कर पा रही हैं, ये एक समस्या है विपक्षी पार्टी। अब दूसरी बात, मैं रामजी लाल सुमन के मसले पर आता हूं। देखिए, एक समानता है, रामजी लाल सुमन का घर में तोड़फोड़ हुई और खड़गे जी को बोलने नहीं दिया गया। खड़गे जी तो सभापति के पक्ष में बोल रहे थे, फिर भी बोलने नहीं दिया गया। वजह क्या है? वजह राणा सांगा नहीं है। वजह यह है कि रामजी लाल सुमन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों दलित हैं। ये बीजेपी के लोगों का, आरएसएस के लोगों का नजरिया है कि इसने कैसे कह दिया। अभी सुनील जी बता रहे थे कि रूपाला ने बयान दिया था जी, तो रूपाला का बयान जो है एक्सेप्टेड है, वो मंजूर है, लेकिन रामजी लाल सुमन कोई बात कहेंगे तो मंजूर नहीं है, क्योंकि वो दलित है। ये जो नजरिया है बीजेपी आरएसएस का, ये बड़ा खतरनाक है। और इसी के बिना पर वो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, इसी के बिना पर वो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। यही उसका मूल वजह है कि बराबरी का अधिकार नहीं देंगे। जी। राणा सांगा को भी अगर कोई उस पर भी अगर कोई इतिहासकार टिप्पणी करे तो समझ में आता है, लेकिन वो इतिहास के पात्रों को लेकर अलग अलग नजरिया हो सकता है। उस पर आप इसलिए केवल टारगेट करें कि अगला व्यक्ति दलित है, और जो व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, फिर भी उनको नहीं बोलने देना है। ये बड़ा आपत्तिजनक है और बड़ा खेदजनक है। ये नजरिया 21वीं शताब्दी के भारत में, संविधान के 75वें साल में, अगर बीजेपी के लोगों के अंदर ये मानसिकता नहीं डेवलप हो पाई है कि दलित का अधिकार भी उन्हीं के बराबर है संविधान में, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और इसीलिए इसी मानसिकता से सब कुछ चीजें पैदा होती हैं। पुलिस का जो मामला है, बार बार आता है, पुलिस का मामला क्यों आता है? मैंने इस पे जानकारी हासिल की कई बार कि पुलिस ऐसी क्यों हो जा रही है। दबाव आता है, फोन आते होंगे, अलग बात है। पूरे पुलिस महकमे के मोबाइल नंबर सबके पास होते हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खुराक पुलिस वालों को सुबह से रात तक मिलती है। वहां उनको पूरा जो आईटी सेल का कंटेंट है, वो जहर उनको जो है बोया जा रहा है। मैं एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिल चुका हूं जो ये मानता था कि नेहरू मुसलमान है, क्योंकि व्हाट्सएप में आया हुआ। तो ये एक बड़ी खतरनाक ट्रेंड है। इसमें बड़े पुलिस अधिकारियों को मैंने कई बार बात की है, जो अलग अलग बैठकों में, कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को रेडिकलाइज होने से बचाइए। वो जातिवादी भी है, वो सांप्रदायिक भी हो गया। और ये कोई आज की बात नहीं है, वो जमाने से सांप्रदायिकता चल रही है। एक आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि जो खून के प्यासों बात सुनो, जो इमरान प्रतापगढ़ी की कविता है, राहत इंदौरी एक किस्सा सुनाते थे कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कहीं बयान दे दिया किसी मुशायरे में कि सरकार चोर है। जी। तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई। तो इन्होंने कहा, राहत इंदौरी ने, कि मैंने तो ये नहीं कहा कि सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि ब्रिटेन की सरकार चोर है, कि अमेरिका की सरकार चोर है। तो पुलिस वाला कह रहा है उनसे
कि क्या आप हमको इतना बेवकूफ समझते हैं कि हमको मालूम नहीं कि कहाँ की सरकार चोर है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने अगर ये बात कही गुजरात में, ये खून के प्यासों बात सुनो, और उस पर गुजरात के पुलिस वालों ने FIR कर दी, तो उनको मालूम है कि इमरान प्रतापगढ़ी का तंज जो है किसके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी। ये वहाँ की गुजरात की सरकार, वहाँ की पुलिस, इसको मालूम है कि इमरान प्रतापगढ़ी का तंज इस शेर, इस गज़ल के ज़रिए, नज़्म के ज़रिए जो कह लें उसके ज़रिए किसके ऊपर है, ये वहाँ की सरकार को पता है। आगे बढ़ते हैं, अब समापन की ओर जल्दी से बढ़ेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूँगा कि क्या जिस एक मनमानी की बात मैंने पूछी थी, प्रशांत टंडन जी उस पर अपना विश्लेषण, बहुत शानदार विश्लेषण वो कर रहे थे, मनमानी क्या यहाँ पर हावी है? विरोध प्रदर्शनों के ऊपर मनमानी जो है वो ज्यादा हावी यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि मनमानी से ज्यादा ये RSS की झुंझलाहट दिखाई दे रही है। उनने सोचा था कि 5 साल सत्ता आएगी और हम सब कुछ बदल देंगे। जब विपक्ष इतना कमजोर था, कांग्रेस 40 सीटों पर टिकी हुई थी, कांग्रेस के बाद पैसा खत्म था, राज्यों में उनकी सरकारें नहीं थी, तब वो खत्म नहीं कर पाए। दूसरे दौर में तो बहुत वो सत्ता शासन चलाना सीख गए थे और शासन के साथ में सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करना सीख गए थे। उसके बावजूद वो कुछ नहीं बदल पाए। और RSS का जो दबाव था कि मेरे तरीका देश कब बनाओगे, उसका जब जवाब तीसरे बार पे आया तो उनके हाथ पैर जो हैं बैसाखी पे टिके हुए हैं। अब आज चंद्रबाबू नायडू ने सिर पर रुमाल रख के सब कुछ करके बोल दिया कि हम वक्फ बोर्ड बिल में अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आपको एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, है क्या, बीजेपी और RSS के शासन में ज्ञान की जो धाराएं हैं उनको रोक दिया गया है और जिन बांधों को बांधा गया उसमें रेत भरी हुई है। देखिए, एक सवाल मेरे मन में हर समय आता है, राणा सांगा के बारे में हमने अपनी स्कूली किताबों में, मध्य प्रदेश की सरकारी किताबों में जो कांग्रेस के समय बनी थी, पढ़ा था राणा सांगा बहुत वीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे और वो 80 घाव उनके शरीर पे थे और उन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े। बस एक व्यक्ति का योद्धा होना, जुझारू होना और इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ना, यही राजशाही की जरूरत थी। राजशाही में तो राष्ट्रवाद था, न जातिवाद था। हो ये रहा है कि आज जो RSS और बीजेपी के लोग हैं, वो लोग राष्ट्र के नायकों को जाति का नायक बना रहे। भाई, राणा सांगा के बारे में जो कोई बुरा कह रहा है तो उसके लिए अकेले राजपूत क्यों आएंगे? दुर्भाग्य से कल मैं देख रहा था, महादेवी वर्मा के लिए इलाहाबाद में कोई कायस्थ संगठन खड़ा हो गया। हेमू कलानी का जन्मदिन मनाना है तो सिंधी मनाएगा, हकीम अजमल खां के लिए केवल मुसलमान आगे आएगा। हम अपने राष्ट्र नायकों को जाति में क्यों पूछने लगे? कल एक शंपूचंद ने पूछ रहा था कि राहुल गांधी की जात क्या है। अरे भाई, उसका कर्म पूछो ना आप। मेरी जात क्या है, मैं किस घर में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था। मेरा बाप कौन होगा इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेरी विचारधारा क्या होगी, मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं और किन लोगों ने देश के लिए क्या किया है, ये महत्वपूर्ण है। RSS और बीजेपी का जो नैरेटिव है हिस्ट्री को लेकर, देखिए हिस्ट्री एक साइंस है, खासतौर पे जहां पे राजपूताना की हिस्ट्री है, अकेले राजस्थान की नहीं, बुंदेलखंड की भी आप ले लीजिए, मालवा की भी ले लीजिए, जहां पे राजपूताना की हिस्ट्री है, राजपूताना की हिस्ट्री भांडों और दरबारियों के जो अपने राजा के समर्थन में लिखे गए कवित्व थे, अध्याय थे, उसके आधार पे रानी पद्मावती एक छद्म चरित्र था, उस पर फिल्म बन गई, लोग पद्मावती पद्मावती करने लगे। छावा एक चरित्र बन गया, जबकि छावा के बारे में यदि वो जिस उस करेक्टर के बारे में, उसके बारे में तो हिस्ट्री की किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। और हिस्ट्री एक तरफा नहीं होती है। मेरी हिस्ट्री राणा सांगा की हिस्ट्री है, तो दूसरे की हिस्ट्री राणा सांगा जिनके खिलाफ युद्ध लड़े उनकी भी तो है ना।
हिस्ट्री का कोई भी हिस्सा सांप्रदायिक नहीं है। हिस्ट्री का सांप्रदायिकरण 1918-1920 के बाद शुरू हुआ। उसके पहले हिस्ट्री केवल राजा सत्ता पाने और सत्ता लूटने की थी। राष्ट्रवाद में धर्म की परिभाषा जो है वो बिल्कुल ही एक वो सन्यासी का जो उपन्यास था, वो नाम उसका बोल रहा हूं, जिसमें फिल्म बनी थी, कौन सा मठ था, आनंद मठ। आनंद मठ पे कॉन्सेप्ट आ गया था कि धर्म ही राष्ट्रवाद है। उसके बाद में 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 लेख एक साथ लिखे, जापान के राष्ट्रवाद के लेकर, यूरोप के राष्ट्रवाद को लेकर और भारत के राष्ट्रवाद को लेकर। उसमें बताया कि धार्मिकता और राष्ट्रवाद किस प्रकार से अलहदा है। इसी प्रकार से हमारे जो हीरो हैं, राणा सांगा को मुझको याद है, कक्षा 6 या 7वीं में हमने पढ़ा, वो महान योद्धा था। हम लोग चोट लगा के आते थे, हमारी माँ कहती थी राणा सांगा 80 चोट लगा के आए हो। हमारे यहाँ कभी भी उसको उस तरीके की नहीं माना। लेकिन राणा सांगा किसके खिलाफ लड़े और क्यों लड़े, वो राष्ट्रवाद का उससे कोई वास्ता नहीं है। रामजी लाल सुमन ने जिस हिस्ट्री के हिस्से को बोला, वो हिस्ट्री का हिस्सा उन लोगों से पूछना चाहिए और उस पर बहस करना चाहिए। लेकिन आरएसएस और बीजेपी कभी भी बहस नहीं करती है और दुर्भाग्य है, इन लोगों का कोई भी चर्चा होती है ये कमर के नीचे आ जाते हैं। सुरेश चौहान के सरीके आरएसएस के बड़े बड़े लोग आज ट्विटर पर लिख रहे हैं कि मोदी जी ने जो सौगातें मोदी दी उसमें कंडेम भी रखा हुआ है। ये एक मानसिकता है कि आप जब कभी दिमाग की बात करोगे तो ये कमर के नीचे आ जाएंगे। इनकी बुद्धि, विवेक, उद्देश्य और राष्ट्र सब कुछ कमर के नीचे का है। जी राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ आप रख रहे थे और ये समझना चाहिए लोगों को, और खासकर जो समर्थक हैं सत्ता पक्ष के, उनको तो ज़रूर समझना चाहिए, सुनना चाहिए इस बात को, इस चर्चा को। जरा आना चाहता हूँ जल्दी से एक छोटा कमेंट अमलेंदु जी आपसे, फिर क्लोजिंग सुनील शुक्ला जी से। अमलेंदु जी, मनमानी की बात मैं कर रहा हूँ और मनमानी पर क्या मनमानी को खत्म कर पाएगा विपक्ष का विरोध, लगता है आपको? देखिए राजीव जी, खत्म कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास तो होना चाहिए और विपक्ष अपना प्रयास कर रहा है कि मनमानी जो है नहीं चलने दी जाएगी और आम जनता जो वो भी प्रयास कर रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज जो कॉल दी कि काली पट्टी बांधकर आप जाइए और नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के और चिराग पासवान के इफ्तार पार्टियों का जो बहिष्कार किया, तो उसका एक असर थोड़ा सा देखने को मिला कि पंकज जी ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। अब अगर ये कह रहे हैं कि अन्याय नहीं होने देंगे तो इसका मतलब कि आप उसका बिल का आप विरोध करेंगे, ये साफ तौर पर आपको कहना पड़ेगा और आपको विरोध करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की तो खैर मानसिक स्थिति इस समय पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, पता नहीं राजीव जी, लेकिन चिराग पासवान जो है वो हालांकि खुलकर बीजेपी के साथ चले गए हैं और वो बता रहे हैं कि ये बिल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चिराग पासवान तो अपना रास्ता तय कर चुके हैं, अब नीतीश कुमार को तय करना है कि उनका रास्ता किधर होगा। तो एक असर तो राजीव जी होता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि विरोध जो है वो उनका असर पड़ रहा है और सरकार जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा असर दिखाई पड़ रहा है। वरना क्या जरूरत है कि जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि साहब ये तो राजनीति कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन बाजी कर रहे हैं, अभी तो कानून आया नहीं है। जब आप ये सारी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको भी समझ में आ गया कि ये बात जनता समझ चुकी है कि आप इस बिल के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि इतिहास को मुझे लगता है कि इतिहासकार ही पढ़ाएं वो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब दिक्कत ये है कि मोदी जी भी इतिहास पढ़ाते हैं, अमित शाह जी भी पढ़ाते हैं और देखा देखी अबू आसिम आजमी और रामजी लाल सोन भी इतिहास पढ़ाने लगते हैं। तो भाई इतिहास जो है इतिहासकारों को पढ़ाने दो, राजनीतिज्ञों का काम इतिहास पढ़ाना नहीं है। तो आप राजनीति कीजिए और वहीं तक सीमित रहिए। तो सब जो है वो असल में जो है वो पढ़ाने इतिहास के जरिए जो राजनीति कर रहे हैं, तो ये जिनका काम है वो ठीक है, अपना करें। इतिहास का बताएं कि राणा सांगा कौन थे, कौन नहीं थे। इतिहास की किताबों में हमने क्या पढ़ा, हमने तो औरंगजेब के बारे में भी पढ़ा कि उसने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर को जमीन दी थी, देहरादून के गुरुद्वारा रामराय को जमीन दी थी, ये भी सब पढ़ा है। तो बहुत सारी बातें पढ़ी है। ये भी पढ़ा है कि सूरत को जब शिवाजी ने आक्रमण किया तो उनके सैनिक जो थे सूरत की कमांडर की बेटी को पकड़ के ले आए, तो शिवाजी ने अपने सैनिकों को डांटा और कहा, उस लड़की से कहा कि बेटी अगर तुम मेरी माँ तुम्हारी जैसे खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत होता। उसको बहुत सारा धन और देकर सम्मान के साथ उसको विदा किया। तो ये भी है। तो ये इतिहासकारों का काम है कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर इतिहास मोदी जी पढ़ाएंगे, अमित शाह जी पढ़ाएंगे या भागवत जी पढ़ाएंगे या धनखड़ साहब पढ़ाएंगे तो इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इतिहास के साथ न्याय आखिर होगा तो कैसे होगा। क्लोजिंग कमेंट सुनील शुक्ला जी। और यहाँ हम विरोध प्रदर्शन की बात और उस पर मनमानी की बात कर रहे हैं, साथ साथ वक्फ बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर भी बात, और
क्या आपको लगता है कि ये एक दबाव बना पाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज वो दबाव बना पाने में खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर थोड़ी सी उन्हें सफलता मिली है क्या, थोड़ी बहुत भी, या बिल्कुल नहीं? नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही सवाल नहीं है, पूरा अल्पसंख्यक समुदाय खड़ा है उसका। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो सौगात बांटी जा रही है ये बिना दबाव की नहीं है। ये वही लोग हैं जो क्या क्या बात नहीं कहते रहे हैं। आप याद कीजिए, अगर आपके पास वीडियो दिखा दीजिए कि ये बिहार वाले मुख्यमंत्री, बिहार वाले नेताजी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो किस तरह की बात करते रहे हैं अपने स्वाभिमान यात्रा के दौरान, गिरिराज सिंह जी। सवाल है नहीं, ये आप इस चीजों को चला नहीं सकते हैं बहुत समय तक। और देखिए, इतिहास पढ़ाने का अधिकार सबको है, सवाल है कि पढ़ कौन रहा है आपसे। आप जो बना सो पढ़ाइए, आप बीज गणित पढ़ना शुरू कर दीजिए, अमलेंदु जी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर दे रहे, हम पढ़ेंगे तब ना पढ़ा लेंगे। सवाल यह है कि हम आपको मानेंगे कि आप उस विषय के भी विशेषज्ञ हैं, तब ना हम आपको मान लेंगे। आप जो बनाए सो पढ़ाते रहिए। सवाल है, अगर आप इस देश के लोगों को यह बताएंगे कि इस देश का कोई राष्ट्र नायक जाति विशेष का नायक है, कैसे देश स्वीकार कर लेगा? कैसे स्वीकार कर लेगा? आप इस नैरेटिव को कैसे बढ़ा लेंगे? और इसीलिए जब आप किसी भी नैरेटिव, आपको राणा सांगा के मान अपमान का आपके लिए महत्व नहीं है। आप एक अलग तरह का नैरेटिव बनाना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि रामविलास सुमन या समाजवादी पार्टी या इंडिया दल समूह देश के नायकों के साथ इस तरह का उसका दृष्टिकोण है। कैसे संभव है ये? कैसे लोग उसको मान जाएंगे? सवाल इस बात का है कि बीजेपी जिस तरह का नैरेटिव ले जाना चाहती है वो नैरेटिव बन नहीं पा रहा है बहुत दिन तक। और है क्या कि यह वही पार्टी है जो विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रही थी, विपक्ष मुक्त संसद की बात कर रही थी, विपक्ष कांग्रेस मुक्त देश की बात कर रही थी। आज मजबूरी हो गई कि आपको विपक्ष के नेता को स्वीकार करना पड़ रहा है। लोकप्रियता भी गिरती चली जा रही है। आज एक इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे आया है जिसमें देश के 100 महत्वपूर्ण लोगों की गिनती की गई है, उसमें राहुल गांधी नंबर पर है। कैसे स्वीकार कर लेगी बीजेपी? जिससे आप मुक्ति चाहते थे वह व्यक्ति आपके सिर पे आके बैठ गया, और जिसको आप सबसे ताकतवर व्यक्ति आप मानते रहे हैं अमित शाह जी, वो 92 नंबर पर आके बैठे हुए हैं। अब सवाल है ना कि इस देश के लोग भी तो देख रहे हैं कि आप नैरेटिव क्या चलाना चाहते हैं और वास्तविकता क्या है। अब आज देखिए, कुणाल कामरा को मद्रास उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत दे दी, एंटीसिपेटरी में एक्सेप्ट कर लिया। आप सवाल ले रहे कि सभी संस्थाओं को एक साथ आप कमजोर कर लेंगे, ये संभव है नहीं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है कि वो जिस नैरेटिव को अपने आप को कामयाब मानते नहीं चला करके लोग उसके पीछे भी चलते रहे, वो चल नहीं पा रहा। क्योंकि आप सरकार में हैं, सरकार में रह करके आपसे गवर्नेंस की जिम्मेदारियां लोग देखना चाहते हैं। उसमें कहा तक आप उसकी बात ही नहीं करना चाहते। आपसे लोग पूछना चाहते हैं कि भाई सरकार कर क्या रही है, तो सरकार यह बता रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या नहीं किया था। आज ये पूछा जा रहा है कि पिछले 10-11 वर्षों से आप शासन में हैं, आपने इस देश की बेहतरी के लिए क्या किया है। तो आप ये बताने लगते हैं कि आजादी की लड़ाई में किस तरह से किन किन लोगों ने का योगदान, जिसका उल्लेख किया जाता वो योगदान उनका नहीं था। अरे आप अपने बारे में बताइए ना, तो लोग इतिहास पढ़ ही रहे हैं। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव चलाना चाहती है वो नैरेटिव चलने वाला नहीं। ये क्यों इसलिए नहीं चलने वाला है कि एक तो तथ्यों पर आधारित नहीं है, और दूसरी है कि वो मूल विषयों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और इसीलिए जब बीजेपी के खिलाफ जो लोग उतर रहे हैं उनको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने, इंडिया दल समूह ने तो केवल घोषणा की है कि हम ईद के बाद इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। अब जवाब दीजिए उसका। ये जवाब आपके पास कोई है नहीं। आज जो मतलब इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में बात करते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी के सवाल में सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ कह दिया है जो रामविलास सुमन के पक्ष में जाता है कि विचार अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। ये कहा है कि अगर विचार अभिव्यक्ति में सुरक्षा प्रदान करना न्यायालयों का काम है। अगर आप विचार अभिव्यक्ति की आजादी के साथ कोई छेड़छाड़ करता हो, मौलिक अधिकारों का हनन है। सब कुछ तो कहा। और रामविलास सुमन इस देश के संसद के एक सदस्य हैं। आप उनसे सहमत हो, सहमत हो तो बोले तो देंगे ही।
आप बोलने नहीं देंगे और उसके बाद आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे, संविधान की आप दुहाई देंगे, कैसे चलेगा ये लोगों के मन में बढ़ते हुए जन आक्रोश को अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दों से भटकाना चाहती है वो संभव नहीं है। उसको गवर्नेंस से बात करनी पड़ेगी और उन विषयों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा जो उसके डोमेन में नहीं है। सरकार के डोमेन में इतिहास पढ़ाना नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के डोमेन में इतिहास पढ़ाना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ सरकार इतिहास के साथ आखिर छेड़छाड़ क्यों कर रही है, नाम किसी और के ऊपर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, इस चर्चा में आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सुनील शुक्ला जी आपका, प्रशांत टंडन जी, पंकज चतुर्वेदी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े, अपनी बात, अपने विचारों को आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के जरिए यहाँ पहुँचाया और देश दुनिया तक पहुँचाया, हम तक पहुँचाया। आप सबका शुक्रिया। आज आप लोगों का कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कल वादा के साथ कि आपके सारे कमेंट लूँगा और साथ साथ आप सबके विचार हमेशा की तरह बहुत उपयोगी होते हैं, तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पहुँचाया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।